हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गौर सर स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ एक नए क्लास स्टार्ट करेंगे, हिंदी की क्लास। आज हम लोग हिंदी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हिंदी क्या होती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सभी विषयों के बारे में हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। हिंदी का पहला चैप्टर है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है, इसके अंदर अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और उच्छिष्ट व्यंजन, इन सारे जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग बेसिक से पूरा हाई लेवल तक आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। आप लोगों को पता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उन 9 रत्नों में से एक तानसेन था। तानसेन पता ही आप लोगों को, तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो एक दिन अकबर ने अपने राज दरबार में एक सभा बुलाई और वहाँ तानसेन को बुलाया और वहाँ तानसेन ने अपना राग गीत गाया। और राग गीत गाने के बाद अकबर ने तानसेन से कहा, तारीफ करते हुए उनसे कहा कि ऐसा राग, ऐसा गीत पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में आप जैसा कोई नहीं गा सकता। तब तानसेन ने उत्तर दिया कि नहीं, अभी हमारे गुरु जिंदा हैं। तो तब क्या हुआ, अकबर ने तानसेन से कहा कि अपने गुरु को बुलाइए। तो अब तानसेन ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ऐसे नहीं आएंगे, आप उनके पास आपको खुद चल के जाना पड़ेगा, तब वे आपको राग गीत गाएंगे। तब क्या हुआ, अकबर गए तानसेन के साथ उनके दरबार में, और उनके दरबार में जाने के बाद अकबर ने कहा कि अपने गुरु को बुलाइए, कह दीजिए कि अकबर आए हैं और राग गीत सुनना चाहते हैं। तब तानसेन ने कहा नहीं, आप मेरे गुरु के पास जाइए और उनके सामने झुकिए, तब वे अपना गीत सुनाएंगे। क्या हुआ, अकबर गुरु के पास गए और उनसे गीत सुना, और गीत सुनने के बाद अकबर ने कहा कि तानसेन से कि इनके सामने तुम्हारा गीत कुछ भी नहीं है, आप अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते। तब तानसेन का उत्तर ये दिया कि मैं बंधनों में बंधा हुआ है, लेकिन मेरे गुरु बंधनों से मुक्त है, इसलिए इनके जैसा मैं नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग पढ़ाई करिए और पढ़ाई बंधन में बंध के न करिए, बिल्कुल मुक्त होकर करिए, आपको आपकी सफलता बहुत जल्द मिलेगी। और अगर पढ़ाई करते समय असफलता मिल भी गई तो हमें असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये सुनिए हिंदी में क्या क्या होता है। एक तो व्याकरण और दूसरा साहित्य। तो अभी साहित्य को ना पढ़ के हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण को समाप्त करेंगे और व्याकरण समाप्त होने के बाद हम लोग साहित्य की ओर जाएंगे। तो हिंदी में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण के बारे में जानेंगे। और आज हमारा पहला टॉपिक वर्णमाला है। असफलता से कोई नहीं घबराएगा, अपनी तैयारी करते रहना अच्छे से और हमारे साथ जुड़े रहना। और जो भी बच्चा आज तक हिंदी नहीं पढ़ा है या जो भी पढ़ चुका है, जो हिंदी नहीं पढ़ा है वो खुद क्लास समाप्त होने के बाद खुद कहेगा कि आज कि हमें हिंदी में पूरा समझ में आ गया। और जो बच्चा पहले से हिंदी पढ़ चुका है वो भी केवल जुड़े रहिएगा, आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला क्या होता है इसके बारे में सुनिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात आती है वर्ण। ये वर्ण है क्या चीज, वर्ण क्या चीज होते हैं। देखिए पहले हमें बताइए अक्षर क्या है, उसके बाद वर्ण क्या होते हैं,
और धुन क्या होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अक्षर क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता है कि क्षर, जिसका हम क्षर ना हो, आ मतलब नहीं, क्षर मतलब नष्ट ना हो, जो नष्ट ना हो, जिसे हम नष्ट ना किया जा सके, जिसे बदला ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके, वे हमारे क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण हमेशा दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण हमेशा स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। जैसे हमने लिख दिया कमल, तो ये हमारा क्या है, तीन वर्णों के मेल से बना एक शब्द है। तीन वर्णों के मेल से बना एक शब्द कमल है। इसमें वर्ण जैसे है का, ये हमारा एक वर्ण है। और वर्ण अभी हमने बताया कि वर्ण स्वर और व्यंजन की सहायता से मिलकर बने होते हैं। इसको तोड़ने पर का और हलंत और प्लस आ, ये का हलंत प्लस आ में टूट जाएगा। और ये जो का हलंत है इसे कहते हैं व्यंजन, और ये जो आ निकल के आया इसे कहते हैं स्वर। क्योंकि का बोलने में आ की स्वर आती है, आ की आवाज आती है, इसलिए हमें का प्लस आ में टूटने पर का हमारा व्यंजन हो जाता है और स्वर हमारा क्या हो जाता है, आ हमारा क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज दिख रहा है साफ साफ, जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा होता है, कोई भी वर्ण, जैसे खा हो गया हलंत खा, गा हलंत, पा हलंत, ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन। जिसके नीचे हलंत दिख जाए वे हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हलंत लगने की वजह से इसे हम एक दूसरा नाम देते हैं हल, और स्वर को दूसरा नाम क्या कहते हैं, अच। स्वर का दूसरा नाम क्या है, अच। इतना समझ में आया। वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन और स्वर की सहायता से, व्यंजन और स्वर के मेल से बना शब्द वर्ण कहलाता है। अब बात करते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि भाषा की छोटी इकाई, भाषा की छोटी इकाई जो मुख के द्वारा बोली जाती हो, मुख के द्वारा प्रकट की जाती हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ण हम लोग अपने मुख के द्वारा बोलते हैं वे सारी क्या कहलाती हैं, ध्वनि कहलाती हैं। जैसे का, अगर हमने का लिख दिया ये हमारा व्यंजन हो जाएगा, लेकिन यही का अगर हम अपने मुख से बोल दें ये हमारी क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। इतना समझ आया। अब बात करते हैं इसके आगे स्वर की और व्यंजन की, इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हेडिंग डालो स्वर, इतना नोट करो। अब हेडिंग डालो स्वर। स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, स्वर क्या होता है, देखो स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे वर्ण जो किसी की सहायता से ना बोले जाए, अपना स्वतंत्र होते हैं, वे हमें हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आएगा, जैसे आ, छोटा बड़ा आ, ई, ओ, ऋषि, ए और ऐ, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनको हम विभाजित नहीं कर सकते, इनको तोड़ नहीं जा सकता, इनका क्षय नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अच्छा, इनकी कुल संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11, कितने स्वर हैं टोटल, टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होगी, तो तब हो जाएगी आपकी 10। अगर आपसे पूछा गया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तब हम बताएंगे 10। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो नहीं काउंट होता, जो नहीं गिना जाता, क्योंकि हमारा री, क्योंकि री को बोलने पर रा की आवाज आती है। किसकी आवाज निकलती है, रा की आवाज। तो अगर रा की आवाज निकलती है तो हमें पता है कि रा दो वर्णों के मेल से मिलकर बना होता है, व्यंजन और स्वर। व्यंजन और स्वर दो वर्णों के मेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम रा को काउंट नहीं करते। इसलिए हमारे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। एक और पूछा जाता है कि लिखित आधार बताओ, लिखित आधार पर स्वर की संख्या कितनी होगी, 13।
11 तो ये हो गया और प्लस 2 और ऐड हो जाते हैं। ये हमारे दो कौन से हैं, एक अंक और एक आहा। इनको क्या बोलते हैं, अंक को बोलते हैं अनुस्वार, अंक को बोलते हैं अनुसार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। ये हमारे दो और ऐड हो जाते हैं, दो और जुड़ जाते हैं। अगर लिखित आधार पर पूछा गया तो स्वर की संख्या कितनी बताएंगे, 13 बताएंगे। और इन दोनों वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, ये दोनों वर्णों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनुस्वार। ये क्या है, अनुस्वार। इनको क्या बोलते हैं, अंग और आहा क्या है, अनुस्वार हो जाते हैं। इतना समझ में आया। अच्छा अब देखिए, अगर बिंदी ऊपर लगी हो यहाँ पे, इसको अनुस्वार बोलेंगे, और अगर बिंदी बगल में लगी हो तो इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे। और इसको, इन दोनों को बोलते हैं अयोग हुआ, अनुस्वार नहीं अयोग हुआ बोलते हैं। समझ में आया। अब देखते हैं, अच्छा एक छोटी चीज और देख लेते हैं। हमें ये बताइए कि इस लाइन को क्या बोलते हैं और इस लाइन को क्या बोलते हैं। जैसे हमने का लिखा तो का के ऊपर हमने ये लाइन खींची, इस लाइन को क्या बोला जाता है, और ये जो लाइन खींची है खड़ी लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सिरोरेखा, सिरोरेखा। और इस लाइन को कहते हैं खड़ी पाई। अब देखिए, पूरे हिंदी वर्णमाला में हम लोग बिंदी कहाँ कहाँ, पॉइंट कहाँ कैसे कैसे लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे लगता है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे। इन पॉइंट का नाम क्या है, इसे तो हम लोग कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, जैसा कि अभी हमने देखा, अनुस्वार में कौन से आएंगे, अंक। ये हमारा हो जाएगा अनुस्वार। इसे क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। नुक्ता के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, नुक्ता के अंदर टोटल 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, का, खा, गा, जा और फा। ये हमारे नुक्ता कहलाते हैं। इसके आगे ये बिंदी लग जाती है, का, खा, गा, जा और फा। ये हमारे क्या कहलाते हैं, नुक्ता कहलाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज शिव प्रसाद सितारे हिंद ने नुक्ता की खोज की थी। और इसी को कहते हैं नई विकसित ध्वनि, नई विकसित ध्वनि। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, 4 ऑप्शन देके कि बताइए इनमें से कौन सी नई विकसित ध्वनि है, ये जो हमारे 5 प्रकार के नुक्ता है, का, खा, जा, फा, ये इसी को हम लोग कहते हैं नई विकसित ध्वनि। इतना समझ आया। अब बात करते हैं इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्क्षिप, उत्क्षिप, जिसमें आ जाता है ढा और अड़ा। और बची इसे कहते हैं पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। इसको अभी हम लोग व्यंजन में अच्छे से पढ़ेंगे। पंचमा अक्षर क्या होते हैं, अड़ा। इतना समय, ये हमारी इस तरीके से हम बिंदी का प्रयोग पूरे हिंदी वर्णमाला में करते हैं। अब बात आती है स्वर, क्या क्या पढ़ा, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछ लिया जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितनी बताएंगे, 10 बताएंगे। अगर लिखित आधार पर पूछ लिया जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितना बताएंगे, टोटल 11। इतना समझ आया। अब हेडिंग डालो, स्वरों के प्रकार। हेडिंग डालो, स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों को कई प्रकारों में बांटा गया। डालो हेडिंग, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, स्वरों को कई प्रकार में बांटते हैं। देखो, नंबर 1 मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, नोट करते रहिए सारे लोग, मात्रा के आधार पर। नंबर 2 जाति, जात के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। नंबर 3 जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। और नंबर 4 मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। तो स्वरों को कितने प्रकार में बांटा गया, स्वरों को 4 प्रकार में बांटा गया। मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, जीव के आधार पर और मुख के आधार पर। इन चारों विषय, इन चारों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो, मात्रा के आधार पर। नंबर 1 मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है।
नंबर 1 हाथ स्वर, हास्य स्वर। बी नंबर दीर्घ स्वर और सी नंबर प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तो हाथ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है हाथ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में हाथ स्वर से 2 गुना समय लेते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हाथ स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और ऋषि, ये हमारे क्या कहलाते हैं? हाथ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और प्लुप्त ए और ए, ऋषि। ठीक। और प्लुप्त स्वर में कौन कौन से आते हैं? ऐसे स्वर जिसको बोलने में इन दोनों से ज्यादा समय लगता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वे स्वर जिनको बोलने में 3 गुना समय लगता है या हाथ स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, ऐसे स्वर कौन से कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, ओम। तो ये हमारे मात्रा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। अब दूसरा हेडिंग डालिए, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भी स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जाति के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला सजातीय, सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और विजातीय स्वर ये क्या होते हैं? जो समान जाति से, मतलब अपने ही जाति से बने होते हैं, ऐसे स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। और जो भिन्न भिन्न जाति से या दूसरे से मिलकर बने होते हैं, ऐसे स्वर हमारे विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा किससे मिलकर बना है? आ प्लस आ से। बड़ी ई किससे मिलकर बनी है? अपने ही जात से, आ ई प्लस ई से। और बड़ा ऊ किससे मिलकर बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से। तो देखिए, अपने ही जात से मिलकर बने शब्द कौन शब्द कहलाते हैं? सजातीय शब्द कहलाते हैं। विजातीय शब्द में कौन कौन से आ जाते हैं? विजातीय शब्द में आपके ए, ओ और ओ, ए, ओ और औ। ए किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ई से। ए किससे मिलकर बना होता है? ए प्लस ई से। ए किसके मिलकर बना होता है? इतना नोट करिए। हाँ, तो देखिए, ए किससे मिलकर बना होता है? आ प्लस ई से। आ प्लस ई के मेल से ए का निर्माण होता है। आ प्लस ए से ए का निर्माण होता है। और आ प्लस ऊ से ओ का निर्माण और आ प्लस ओ से औ का निर्माण। तो ये देखिए, ये भिन्न भिन्न जाति से मिलकर बने हैं। आ प्लस ई से मिलकर ए का निर्माण, आ प्लस ए से मिलकर ए, आ प्लस ऊ से मिलकर ओ और आ प्लस औ से मिलकर औ। तो ये हमारे हो जाते हैं सजातीय और विजातीय स्वर। अब अगला कौन सा बचा है? अगला बचा है जीभ के आधार पर। इतना नोट हो गया? इतना नोट करिए। अगली हेडिंग डालो, जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। जीभ के आधार पर तीसरा नंबर, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंदर कौन कौन स्वर आएंगे? देखिए, ऐसे ट्रिक देखिए, जो अपनी ओर झुके हो, जैसे ई, ई, ए, देखो आगे, मतलब एक ट्रिक है याद करने की। अग्र मतलब होता है आगे, जो आगे की ओर झुके। देखो ई लिखने में ये आगे की ओर, ये
ई लिखने में ये आगे की ओर झुका है, ए लिखने में ये आगे की ओर और ए लिखने में ये आगे की ओर। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। ई ए ये हमारे क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में कौन सा आता है? मध्य स्वर में केवल आ। मध्य स्वर में क्या आता है? आ। और जितने भी बाकी शेष बचे हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे? पक्ष स्वर। तो ये हमारे जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला कौन सा बचा? अगला बचा मुख के आधार पर। मुख के आधार पर। मुख के आधार पर देखिए स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया? मुख के आधार पर स्वर को 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला संवृत स्वर, दूसरा लिखिए अर्ध संवृत, तीसरा विवृत और चौथा अर्ध विवृत। संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत क्या होता है? तो संवृत के अंदर कौन से आएंगे? संवृत में आ जाएंगे ई और उ। ये संवृत के अंदर आते हैं। अब विवृत में कौन सा आ जाएगा? विवृत में केवल एक स्वर बड़ा आ। अर्ध विवृत में कौन आएगा? छोटा आ और ए औ। और अर्ध संवृत में कौन से आएंगे? बाकी बचे हुए वर्ण और बचे हुए स्वर अर्ध संवृत में आ जाएंगे। जैसे कौन से बचे हैं? ए और ओ। ये हमारे हो गए मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो ये हमारा स्वर हुआ खत्म। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। व्यंजन। व्यंजन के बारे में जानिए। इतना नोट करिए पहले। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा वर्ण। वर्ण में क्या पढ़ा? स्वर पढ़ चुके, व्यंजन, अयोगवा, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षेप व्यंजन। स्वर हमने पढ़ चुका 11 स्वर। व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अयोगवा कितने होते हैं? 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। और उत्क्षेप व्यंजन कितने होते हैं? 2। तो 33 से 34, 34 से 44, 45, 46 और 46 4 50 और 50 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 52। ठीक। तो स्वर हो गया, अयोगवा पढ़ चुके। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, द्या और स्रा। ये देखिए क्या होते हैं। छा क्या होता है? छा किसके मेल से बनता है? का और प्लस सा से मेल से। इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो इसके ऊपर हलंत लगा के आ भी लिख सकते हैं। तो का, शा और आ के मेल से हमारा क्या बनता है? छा बनता है। त्रा, ता, रा के मेल से। और ज्ञा, जा और या के मेल से। और स्रा किसके मेल से बनता है? सा और रा के मेल से। अब यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि छा का स्थान हिंदी वर्णमाला में किस वर्ण के बाद आता है? बताओ, छा का स्थान हिंदी वर्णमाला में किस वर्ण के बाद आता है? तो जिससे इसका निर्माण हुआ है, जिस वर्ण से इसका निर्माण हुआ है उसी वर्ण के बाद इसका स्थान आता है। तो छा का स्थान हिंदी वर्णमाला में किसके बाद आता है? तो हमेशा का के बाद। ऐसे ही त्रा का स्थान ता के बाद, ज्ञा का स्थान जा के बाद और स्रा का स्थान सा के बाद। जैसे हमने लिखा का, तो का के बाद खा नहीं लिखेंगे, का के बाद लिखेंगे छा, गा, घा, अंगा, चा, छा और जा और ज्ञा। ये का के बाद किसका निर्माण आया? छा। का के बाद किसका आया? छा। और ऐसे ही जा के बाद क्या आएगा? ज्ञा आएगा।
तो अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि का के बाद किस वर्ण का के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो हमेशा क्या बताएंगे, छा आता है। इतना समझ में आया। उत्क्षिप्त व्यंजन को और व्यंजन को पढ़ेंगे। हेडिंग है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसके बारे में पहले जान लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, ढा और अड़ा।